नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल मामले को बताया गंभीर। केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाने की पूछी वजह। 1 फरवरी को अगली सुनवाई। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर हैदराबाद से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। छात्रों से बात करने की अंतरिम कुलपति की कोशिश नाकाम। शुक्रवार को हैदराबाद और तेलंगाना बंद का ऐलान। शनि शिंगणापुर में पूजा की इजाजत मांग रही महिलाओं को सियासी समर्थन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। शिंगणापुर ग्राम सभा ने किया विरोध। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 30 कांग्रेसी नेताओं की हत्या में शामिल 3 नक्सली ढेर। नक्सल प्रभावित राज्यों में 17 और आईआरबी के गठन को मंजूरी। और साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी, जूलिया और कैरोलिना की जोड़ी को 6-1, 6-0 से हराया। शुक्रवार को फाइनल मुकाबला। शुरुआत पहली खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल मामले को बेहद गंभीर बताया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर केंद्र और राज्यपाल से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि इस फैसले की जानकारी उसको नहीं दी गई। मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की वो रिपोर्ट मांगी है जिसको आधार बनाते हुए केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। राज्यपाल के वकील ने रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखने की अपील की। कोर्ट ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि आप जो राज्यपाल की रिपोर्ट है उसे कोर्ट को दिखाएं, और आज उठते समय कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि वो रिपोर्ट और जो अन्य भी रिपोर्टें वहाँ की कानून व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार को राज्यपाल ने भेजी हैं, उनको सील्ड कवर में जजेस के यहाँ दे दिया जाए। कांग्रेस की याचिका में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसमें राज्य की जनता परेशान है। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। This shows the sinister design of Narendra Modi government to dislodge duly elected constitutionally elected Congress government in the northeastern state. They wanted to test as an Arunachal as a first case. अरुणाचल में राजनीतिक संकट 16 दिसंबर से चल रहा है। कांग्रेस के 21 और बीजेपी के 11 सदस्यों ने 2 निर्दलीय विधायकों के साथ अस्थायी स्थान पर सत्र कर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया। एक दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी की जगह एक असंतुष्ट कांग्रेस विधायक को नेता चुन लिया। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन फैसलों पर रोक लगा दी। अरुणाचल प्रदेश के सियासी संकट का समाधान अब सबको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि चाहे इस मामले का जो भी फैसला आए, लेकिन वो फैसला आने वाले वक्त में सत्तारूढ़ और विपक्ष सब दलों के लिए एक नज़ीर साबित होगा और साथ ही साथ नए सिरे से राष्ट्रपति शासन लगाने के नियमों को भी परिभाषित करेगा। दिल्ली से कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से राज्यसभा टेलीविजन ने खास बातचीत की। सरकार की ओर से बयान ये आ रहे हैं कि 6 महीने की जो एक प्रोसीडिंग होती है, विधानसभा की 2 प्रोसीडिंग्स के बीच में डिफरेंस होता है, उसका टाइम ज़्यादा हो चुका था और सरकार वहाँ पर उस प्रोसीडिंग्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वहाँ पर संवैधानिक संकट था। उसका ये इस बात का है कि 6 महीना पूरा होने से पहले हम लोगों ने सेशन बुलाया था और उस सेशन को जो 14 जनवरी तो 18 जनवरी तक के लिए बुलाया था। उसमें गवर्नर ने अप्रूवल दिया और नोटिस भी इशू हो गया था, लेकिन सडनली हमारा गवर्नर साहब दिल्ली आने के बाद वापस आके उसको प्रीपोन किया गया है, बिना हमसे काउंसिल मिनिस्टर से पूछे वो प्रीपोन कर दिया। 14 जनवरी से 16 दिसंबर कर दिया। तो उसी में वो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी काम गवर्नर ने कर दिया
बाय फिक्सिंग है एजेंडा आइटम, फर्स्ट एजेंडा आइटम फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो उसको हम लोगों ने गवर्नर को कहा कि ये तो गलत है, और इसमें हम लोगों ने लीगल एक्सपर्ट्स को भी ओपिनियन लिया था, एडवोकेट जनरल का भी ओपिनियन लिया था। उन्होंने सबका कहना था कि ये ऐसा नहीं कर सकता है गवर्नर। ये आर्टिकल 174(1) का जो उनको जो दिया गया है वो टू काउंसिल मिनिस्टर्स को काउंसिल करके ही करना होता है। और सेशन लीगल और इलीगल एक बार तो गवर्नर ने पीस करके करवा लिया, वो गलती या सही किया ना गलत किया उसका सुनाई तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक तो वो फैसला नहीं होता है वो कैसे मान लेगा कि 6 महीना का ख़त्म होने से कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ खराब हुआ, वो तो नहीं बोल सकता ना। आपकी विरोधी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वहाँ पे आपकी सरकार अंत में आ गई थी। सबसे पहले तो गवर्नर कोई किसी ने कंप्लेन दिया, वो कंप्लेन का अनुसार पर हमको कहना चाहिए था कि आपका सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में कुछ कंप्लेन मिला है। तो कंप्लेन तो बीजेपी लोगों ने दिया, 11 बीजेपी लोगों ने कंप्लेन दिया कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो कैसे 11 आदमी कंप्लेन दे सकता है? ठीक है, कंप्लेन दिया, उसको मान भी लिया, तो हमको तो बताओ ना। जब उसके कंप्लेन दिया कि मेजॉरिटी नहीं है तो कम से कम गवर्नर का काम था वो पूरा करना था कि आप मेजॉरिटी प्रूव करके सदन में दिखाओ। तो मेरा काम था कि मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाने का, कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मेरा काम था। तो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए मौका ही नहीं दिया। कहाँ मौका दिया? वो तो डायरेक्टली ऑर्डर करके डिप्टी स्पीकर को एम्पावर करके, वो भी डिस्क्वालीफाइड वाला डिप्टी स्पीकर है। जो 14 लोग को ऑलरेडी स्पीकर ने डिस्क्वालीफाइड किया था, उसी को ही फिर डिस्क्वालीफाइड एमएलए को उसको जीवित करके वो उसमें मेक शिफ्ट असेंबली सेशन कराया। हमें बीजेपी लोगों ने, बीजेपी एमएलए 11 और हमारा जो 21 लोग को एक साथ में बांध के रखा ना, मैं एक साथ रखा यहाँ में, हिलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। इसलिए वो बोल रहा कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट, हमारा मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। हम जी हाँ, फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं नॉर्थ ईस्ट सन मैगजीन के। दीपक दीवान जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र को जो नोटिस दिया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या गवर्नर को पावर है एक बार जो असेंबली की डेट फिक्स हो गई उसको प्रीपोन करने की या नहीं। एक तो इस पे डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेगी, क्योंकि यही हुआ अरुणाचल में। जो सेशन जनवरी में होना था वो दिसंबर में बुलाया गया। वो शायद इसलिए बुलाया गया क्योंकि जैसे हर किसी को मालूम है कि वहाँ रिबेल्स जो थे उनका नंबर सरकार से बढ़ गया था। सरकार वॉज इन माइनॉरिटी। इवन आज की डेट में भी अगर आप नंबर देखें, 60 के सदन में 33 लोग अपोजिशन में हैं और 27 लोग जो हैं वो रूलिंग नबम तुकी को इंक्लूड करके हैं। जी हाँ, लेकिन दलील इस पे दी गई थी कि अगर सेशन बुलाने का फैसला भी करना है तो अभी कैबिनेट की सलाह से ये काम होगा। तो ये कैसे तय होगा कि अब ये कैबिनेट या ये सरकार अस्तित्व में है या नहीं? ये भी तय होने का फैसला भी सदन पे ही होगा। नहीं, देखिए, वो इसीलिए ये मामला दिल्ली में आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को में ये चैलेंज किया गया है कि गवर्नर का जो सेशन बुलाना या डेट चेंज करना विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो कह रहे हैं कि जो अरुणाचल में हुआ। लेकिन बीजेपी का आर्गुमेंट ये है कि भाई सरकार ही कहाँ थी, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। तो वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। देखिए, वहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जहाँ जहाँ ये छोटी असेंबलीज हैं, 60 नंबर के हाउसेज हैं नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह आप देख लीजिए एक्सेप्ट मिज़ोरम को छोड़ के, जहाँ 40 मेंबर का असेंबली है। जहाँ 60 का हाउस होता है, जहाँ रूलिंग पार्टी अगर मान लो 40 के करीब आ जाती है तो सबको खुश रख नहीं पाते ये लोग, चीफ मिनिस्टर, और डिसिडेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अरुणाचल में डिसिडेंट एक्टिविटी जो हैं, बागी लोग हुए हैं अप्रैल 2015 से। तब से वो खींचातानी चल रही थी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। नहीं, इसमें नाराजगी तो कांग्रेस विधायकों को थी कि वो चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर बदला जाए, लेकिन इसमें जो रोल गवर्नर का माना जा रहा है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ से काम कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर तो कह ही रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं।
बार बार बोल चुके हैं। आज मेरे ख्याल से तरुण गोगोई जी ने भी बोला है, असम के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि वो जो गवर्नर हैं वो उनका वो ले रहे हैं, वो खुद परेशान है नागालैंड गवर्नर से। तो अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई डाउटफुल है, क्या संदेहास्पद है इनका रोल गवर्नर का? देखिए, गवर्नर अगर मेजॉरिटी में होती ये सरकार, अगर बागी लोग नहीं होते, गवर्नर कैसे कोशिश करते किसी को टॉपल करने की? जी, आज भी मैं आपको बता दूं, अगर कल को कुछ भी डिसीजन होता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो कहते हैं कि गवर्नर का एक्शन गलत था या सही था, जो भी है, मामला फिर जाएगा असेंबली में। असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन में है। तो जब हाउस बुलाया जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो बागी लोग हैं उनका नंबर ज़्यादा है, ये सरकार माइनॉरिटी। लेकिन एक इसमें जो अड़चन है, वो बार बार जानकार ये कह रहे हैं कि सदन पहले बुलाने का, सेशन बुलाने का क्या तुक थी, जब अगर नंबर ही साबित कराने थे कि उनकी कितनी संख्या होगी, उसके लिए भी संविधान में ये प्रोविजन है कि कुछ हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए सरकार को ये साबित करने के लिए। नहीं, वही उसमें यही बात जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो करेगी कि गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशनल पावर्स हैं या नहीं है। ये सब का जवाब हमें 1 तारीख को आसपास जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी केंद्र को क्या जवाब देना है, कोर्ट को क्या जवाब देना है, किस बात का जवाब देना है? उन्होंने ये जवाब देना है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, व्हाट एडवाइस ऑफ गवर्नर ये प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करी उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ इसको अगर राजनीतिक लिहाज से हम देखने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि क्या इस मौके का इस्तेमाल जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बीजेपी के विपक्ष में हैं फिलहाल, वो भी एक होने का काम करेंगी कि केंद्र सरकार जो है वो हाई हैंडेडनेस दिखा रही है और जो छोटे राज्य हैं वहाँ सरकार टॉपल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, अब तो केंद्र सरकार का तो रोल खत्म हो गया। राष्ट्रपति जी ने भी जो एक्सेप्ट किया है, कुछ लॉजिक दिया गया होगा सरकार की तरफ बल्कि से। सवाल उन्होंने ये पूछा राष्ट्रपति ने कि बताइए राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाए, ये राष्ट्रपति पूछ रहे हैं। और खुद होम मिनिस्टर उनको एक्सप्लेन करने गए। एक तो मेरे ख्याल से टेक्निकल एक चीज़ जो है सेंटर के जो पक्ष में है, वो यही है कि 6 महीने पिछले सेशन का लास्ट डे और आपका नेक्स्ट सेशन का फर्स्ट डे, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वो जो इसमें हो गया। अब ये देखिए, जब जो गवर्नर ने अगर सेशन बुलाया भी था, प्रीपोन भी किया था, मगर असेंबली जो स्पीकर हैं उन्होंने उसको लॉक करवा दिया। और बल्कि बड़ा मजाक हुआ, बल्कि पूरी मौकरी बनी कि विधानसभा के बाहर विधानसभा का सेशन चला। कम्युनिटी हॉल में कहीं जाके उन्होंने, तो क्या होटल में सेशन हुआ करेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर ये कहीं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हो रहा होता तो शायद इससे बड़ी कोई खबर नहीं होती। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो पड़ोसी राज्य नागालैंड है, नागालैंड में पिछले वर्ष 1915 शुरुआत में वहाँ भी ऐसी डिसिडेंट एक्टिविटीज़ हुई थी। एनपीएफ जो रूलिंग पार्टी है उसमें, एनपीएफ की सहयोगी पार्टी बीजेपी भी है, तो उन्होंने अपने डिसिडेंट को बिठाने के लिए कांग्रेस के 8 एमएलओज को सरकार में लाए। ये कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर नारायण स्वामी, दिल्ली से मैसेज भेजते रहे कि हम आपको एक्सपेल कर देंगे, शो कॉज नोटिस दे देंगे, आप उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते जहां बीजेपी हो। वो उन्होंने नहीं सुना। आज वो सब मंत्री बन के एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर ये फिलहाल अगर सब साबित नहीं हो पाया, संख्या बल पूरा नहीं हुआ इस सरकार के साथ, तो क्या हम ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की बनती है या कांग्रेस की बनती है, बीजेपी के सपोर्ट से अगर कांग्रेस नागालैंड में एक सहयोगी जिस पार्टी जहां बीजेपी भी है वहां रह सकती है, तो इनको यहाँ क्या समस्या होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक दीवान जी आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को बर्खास्त करने पर केंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने 28 मार्च तक जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ये गंभीर मामला है। दरअसल 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद कई राज्यपालों को हटाया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी और पुडुचेरी के राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया भी इसमें शामिल थे। कुरैशी का आरोप था कि तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बर्खास्त करने की धमकी तक दी गई थी। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। और छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में हैदराबाद से दिल्ली तक विरोध तेज हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्रों को आज भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के कई नेता भी छात्रों की मांगों के समर्थन में मौन व्रत पर बैठ गए हैं। इस बीच विश्वविद्यालय के SC/ST शिक्षकों ने कल से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद से छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में देश भर से सैकड़ों छात्र संगठन जमा हो रहे हैं। बुधवार को ये विरोध चेन्नई के साथ साथ दिल्ली के JNU में भी दिखा। छात्र VC के साथ साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। करीब 60 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। Our demand is only unless until if we are not get our demands, we won't leave our this struggle. Why? Because our first primary demand is VC Apparao should be removed that VC post. Why? Because this is we are doing here as a project just to social justice for Rohit Vemla, not for any compensation or any employment anything. Only for the justice. हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। हालत बिगड़ने पर कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये छात्र VC अप्पाराव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत तेजी से डिटीरियरेट हो रही थी। किसी का BP लो हो रहा था, किसी का शुगर लेवल बहुत लो हो रहा था, तो इस वजह से उनको जबरदस्ती लेकर गए हैं। कार्यवाहक वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव की छात्रों से बातचीत की कोशिश भी नाकाम रही। छात्रों ने उन्हें बैरक वापस लौटा दिया। छात्रों को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हनुमंत राव के साथ कई नेता रोहित को इंसाफ दिलाने की मांग पर मौन व्रत पर बैठ गए। आज तक भी उधर केंद्र सरकार हो राज्य सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अप्पाराव को सस्पेंड करो बोले तो लीव में गया। क्यों सब अप्पाराव को सस्पेंड नहीं करते? वो ही तो मेन आदमी था। विरोध थमता नहीं दिख रहा है। 29 जनवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने हैदराबाद और तेलंगाना बंद का आह्वान किया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ही छात्रों को निलंबित किया गया था। ये दलित छात्र बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पाराव को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। 17 जनवरी को रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश की इजाजत के लिए आंदोलन कर रही महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इनमें भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई भी शामिल थीं। दरअसल मंगलवार को मंदिर में प्रवेश के लिए भूमाता ब्रिगेड ने आंदोलन किया था, लेकिन पुणे से आ रही इन महिलाओं को मंदिर से 70 किलोमीटर दूर ही सूपा गांव में रोक दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बातचीत से मामला सुलझाने की बात कही थी। उधर शिंगणापुर ग्राम पंचायत ने आज प्रस्ताव पारित करके भूमाता ब्रिगेड की कोशिशों की निंदा की। कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्रवेश देने का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में जितनी भी ऐसी मंदिरें हैं, भारत में ऐसे जितनी भी रिलीजन की मंदिरें हैं जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, वहाँ पे आप सभी जगह ऐसा एक कायदा बनाइए। उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखिए और जो हमारी मांग है वो बताइए। तो CM ने कहा है कि हम जरूर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को गंभीर संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वो महिला हो या पुरुष, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। पूजा का मंदिर, भगवान का मंदिर, भगवान की जगह सब इंसानों के लिए है। वहां लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 माओवादियों को मार गिराया है। मरने वालों में 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल है। पुलिस को इलाके में माओवादियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम को जंगल की तरफ भेजा था, जहां ये मुठभेड़ हुई। तीनों नक्सलियों पर 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमले में शामिल होने का आरोप है। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया रिजर्व बटालियन की 17 नई टुकड़ियां बनाने का फैसला किया है। ऐसी 5 टुकड़ियां जम्मू कश्मीर के लिए होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड और ओडिशा में 3 और महाराष्ट्र में 2 टुकड़ियां बनेंगी। इनमें स्थानीय युवकों को तरजीह दी जाएगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम में पूंजी 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए करने का फैसला भी किया। राजधानी दिल्ली में फिर से कचरे का अंबार लगने वाला है। वेतन न मिलने से नाराज निगम के करीब 1 लाख कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और केंद्र को नोटिस जारी कर वेतन भुगतान में देरी पर जवाब मांगा है। दिल्ली में तीनों निगमों के कर्मचारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी जंतर मंतर पर भी जमा हुए और बकाया वेतन की मांग की। इस बार हड़ताल में सफाई कर्मचारियों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स भी शामिल हैं। लिहाजा कचरा उठाने के साथ दूसरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। सिर्फ सफाई कर्मचारियों की 1 महीने की तनख्वाह भेजकर बोल देते हैं हमने सारे कर्मचारियों की तनख्वाह दे दी, जबकि निगम में 14-15 जो मजदूर संगठन काम कर रहे हैं सभी विभागों के, उन सबकी सैलरी 4-4 महीने से 5-5 महीने से दी गई है। सरकार और निगम के बीच वेतन भुगतान को लेकर खींचतान हमेशा सामने आती रही है। दोनों ही पक्ष हड़ताल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ एमसीडी के 3 कमिश्नरों की मीटिंग थी। मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि नॉन प्लान फंड जिसमें से सारी सैलरीज दी गई है, उस नॉन फंड का 1 रुपया भी बकाया नहीं है, पैसे दिए जा चुके हैं। निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र के साथ राज्य सरकार और निगम को नोटिस जारी करके 2 फरवरी तक जवाब मांगा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने जर्मनी की जूलिया जॉर्जेस और चेक रिपब्लिक की कैरोलिना लिस्कोवा को सीधे सेटों में 6-1, 6-0 से हरा दिया। सानिया हिंगिस ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले सेट में विपक्षी जोड़ी को जमने का मौका तक नहीं दिया। विपक्षी जोड़ी पहले सेट में केवल एक ही गेम जीतने में कामयाब रही। दूसरे सेट में सानिया और हिंगिस ने दमदार खेल दिखाते हुए विपक्षी जोड़ी को एक भी गेम नहीं जीतने दिया। सानिया और हिंगिस की जोड़ी की ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों में लगातार 35वीं जीत रही। 29 जनवरी को होने वाले फाइनल में अब उनका मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त चेक रिपब्लिक की ही 2 खिलाड़ियों एंड्रिया लावाकोवा और लूसी हराडेका से होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप जरूर देखिए देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें संक्षेप में। नमस्कार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस महकमे के सभी अधिकारियों को संवेदनशील होने की बात कही है। केरल के कोवलम में सामुदायिक सुरक्षा व्यवस्था पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना ही बेहतर पुलिसिंग है। मध्य प्रदेश में मेहर विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक दोनों पार्टियों का गठबंधन उपचुनाव के बाद भी जारी रहेगा। यहां 13 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 1984 सिख दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर SIT जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हाल ही में दिल्ली सरकार पर इस मामले की फाइलें खोने का आरोप लगा था, जिसे बाद में सरकार ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। मेट्रो का संचालन करने वाली कंपनी ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम में कथित रूप से आत्महत्या करने वाली 3 छात्राओं में से एक छात्रा के दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं। बीते शनिवार नेचुरोपैथी की इन छात्राओं के शव कुएं से मिले थे। काठमांडू जाने वाले 2 विमानों को बम की अफवाह के कारण उड़ान भरने से रोक दिया गया। इनमें से एक विमान एयर इंडिया का, जबकि दूसरा विमान जेट एयरवेज का था। इससे पहले शनिवार को भी जेट एयरवेज की उड़ान में बम की अफवाह थी, जिस वजह से उड़ान में 6 घंटे की देरी हुई थी। गोवा में अब पर्यटक हेली टूरिज्म का मजा भी ले सकेंगे और आसमान से पणजी, वास्को, ओल्ड गोवा के खूबसूरत बीच समेत ऐतिहासिक किलों और महलों का दीदार कर सकेंगे। गोवा में 1 फरवरी से हेली टूरिज्म की शुरुआत होगी। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 45 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है।
इन मछुआरों पर पड़ोसी मुल्क की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीम इंडिया की जीत पर तिरंगा फहराने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का फैन है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन से उत्साहित था। इंडिया ने एडिलेड में T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से हराया था। डेनमार्क की संसद ने देश में आने वाले शरणार्थियों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर किसी शरणार्थी के पास $1,500 की कीमत से ज्यादा का सामान है तो उसकी देखरेख करने के लिए स्थानीय पुलिस उस सामान को जब्त कर सकती है।